आज गृह मंत्री जी ने इस बात को सार्वजनिक किया और उस दिन उस कैबिनेट की बैठक में मैं खुद भी वहाँ पे मौजूद था और उस दिन प्रधानमंत्री जी ने जब इसको कैबिनेट में किया गया तो उसके बाद उनका मत था ये और उन्होंने इस बात का सुझाव कैबिनेट में ही रखा था कि वो चाहते हैं कि इस पे एक विस्तृत चर्चा होनी चाहिए क्योंकि ये विषय इतना गंभीर है और पूरे देश से जुड़ा हुआ ये विषय है तो इसमें हर राजनीतिक दल को अपनी बात रखने का मौका मिले। उसी वक्त उन्होंने इस बात का सुझाव दिया था कि इसको जेपीसी में इसको लेकर जाना चाहिए और आज लॉ मिनिस्टर ने अपनी बातों को रखने के बाद उन्होंने कहा कि ये जेपीसी में जाएगा और वहाँ पे विपक्ष के साथ साथ तमाम दलों के पास ये मौका होगा अपने सुझाव अपनी शंकाएं उसको खूबसूरती से वहाँ पे रखा जा सकता है। So how this is what I want to know and understand कि how this is anti constitutional and ये फेडरलिज्म के खिलाफ कहाँ है ये बात कम से कम कोई तो विपक्ष का साथी खड़ा होकर बताए। इतने दिन से सिर्फ ये लोग एक रट्टा मार के हर कोई बोले जा रहा है कि संघीय ढांचे के खिलाफ है, संघीय ढांचे के खिलाफ है, संघीय ढांचे के खिलाफ है। कैसे है ये संघीय ढांचे के खिलाफ ये बताएं तो। कौन से संघीय ढांचे पर प्रहार हो रहा है अगर देश में एक साथ चुनाव हो रहे हैं? आज़ादी के बाद लगभग 1.5-2 दशक तक एक ही साथ चुनाव होते थे, उस वक्त कौन सा संघीय ढांचे के ऊपर प्रहार कर लिया गया? या अभी भी जिन राज्यों में लोकसभा के 7 चुनाव होते हैं कौन सा संघीय ढांचा इफेक्ट हो रहा है? आप आंध्रा का उदाहरण ले लीजिए। ये लोग जो बोलते हैं क्षेत्रीय दल भी इससे समाप्त हो जाएंगे, आंध्रा में क्या एक क्षेत्रीय दल इस बार जीत कर नहीं आया? टीडीपी ने जितना बड़ा बहुमत हासिल किया मुझे लगता है वो अपने में एक ऐतिहासिक बहुमत है जहां पे लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव करा गए। तो विपक्ष माहिर है झूठ बोलने में, कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या हो जाएगी, आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, सिर्फ झूठा नैरेटिव ये लोग सेट करते हैं। मेरिट्स पे आप बात कीजिए, संघीय ढांचे पर प्रहार है तो कैसे प्रहार है? छोटे दल समाप्त हो जाएंगे कैसे? क्या हम लोग सारे क्षेत्रीय दल इसका समर्थन नहीं कर रहे? जनता दल यूनाइटेड इसका समर्थन कर रही है, टीडीपी इसका समर्थन कर रही है, मेरी पार्टी इसका समर्थन कर रही है, शिवसेना इसका समर्थन कर रही है, तमाम दल तो इसका समर्थन कर रहे हैं। तो किस तरीके से जो अफवाह ये लोग फैलाने का काम करते हैं सरासर गलत है। जनता को गुमराह आज की तारीख में आप लोग नहीं कर सकते। नहीं, इन सबके बीच मनीष तिवारी का भी बयान आया है कि जो बिल है बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्रिन है कॉन्स्टिट्यूशन का उस पर हमला है। हाउ बेसिक स्ट्रक्चर समझाए तो कौन से बेसिक स्ट्रक्चर में? अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में ही होता तो देश में जब पहली बार चुनाव हुए थे तो उसी वक्त अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन निकलता कि इस राज्य में इस वक्त होगा, इस राज्य में इस वक्त होगा। क्यों देश में एक साथ चुनाव कराए गए और क्यों उस परंपरा को लंबे समय तक निभाया गया जब तक बाय डिफॉल्ट सरकारें राज्यों में नहीं गिरने लग गई? ऐसा भी नहीं है कि किसी ने विधिवत तरीके से उस सरकार के उस राज्य के चुनाव अलग डेट पे कराए, बाय डिफॉल्ट वहां पे सरकारें गिरने लगी और उसके बाद उन राज्यों में अलग अलग समय पे चुनाव होने लगे। तो कौन से ये मूल ढांचे पर प्रहार है? विपक्ष वही झूठा नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहा है जिसमें जनता नहीं आने वाली है। No, I think the fact is that this is an extremely ill-conceived bill that doesn't work logically in a parliamentary system. In a parliamentary system, you absolutely have to have a majority of the House, and where you don't have a majority, the government will fall and fresh elections have to be called. The Indian people, in whose name the Constitution was written, have the right to vote. So in these circumstances, we are in a position where at the moment, the government is trying to push through something which absolutely makes no sense in a parliamentary system because we have 28 states, 29 governments can rise and fall at different times. You cannot subject one government to the failure of another government to hold a majority. That makes no sense at all. And on top of that, you have the ridiculous situation that today's vote has itself demonstrated the BJP does not have a 2/3 majority to pass a constitutional amendment. So it becomes absolutely indispensable for the BJP government to realize that they may discuss it in a JPC, they may even give themselves a majority in the composition of the JPC, but they cannot push a constitutional amendment through. We should get on with more important issues and not waste the time of the House. मेरी इच्छा थी कि बिल ना आए और लगातार सदन में भी हम लोगों ने कोशिश की कि बिल ना आए और बिल के लिए वोटिंग भी हुई, विपक्ष ने पूरी कोशिश की और मुझे खुशी है कि जो विपक्ष के पक्ष में वोट पड़े हैं वो इतने हैं कि इस बिल को पास नहीं होने देंगे। अलग बात है अभी जेपीसी में जाएगा, लंबी प्रक्रिया से बिल गुजरेगा, फिर कब आएगा, लेकिन जब कभी भी आएगा ये संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, जो उत्तर प्रदेश सहित सभी प्रांतों की जो हक अधिकार मारने का षड्यंत्र है, इस बिल का हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। ऑलरेडी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी जनता से अपील की है, जन जागरण की भी बात उन्होंने कही है और सदन में भी हम लोगों ने
न केवल अपनी बात के माध्यम से बल्कि वोट के माध्यम से भी इसका विरोध जताया। हमारी पार्टी शिवसेना और हमारे नेता एकनाथ शिंदे जी का स्टैंड बहुत ही क्लियर है। पूरी तरीके से, पूरी ताकत से हम लोग इस बिल का समर्थन हमने इस संसद में किया है और मुझे लगता है कि आज की जरूरत है वन नेशन वन इलेक्शन। आज अगर आप देखोगे कि जब भी स्वतंत्रता हमें मिली, इंडिपेंडेंस मिला, तभी तो सब इलेक्शंस साथ में ही होते थे, एक ही साथ होते थे। लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस ने ऐसे ऐसे राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया, उसके वजह से ये सब पूरे राज्यों का इलेक्शंस अलग अलग टाइम पे होने लगा। तो ये किसने किया डिस्टेबलाइज सिस्टम को? ये कांग्रेस ने किया। और आज वही चिल्ला रहे कि इलेक्शंस जो है साथ में नहीं होने चाहिए। मुझे लगता है कि अगर इलेक्शन साथ में होंगे तो एक बड़े पैमाने पर जो पूरे यंत्रणा पर लोड आता है, देखो हर एक राज्य का इलेक्शन अलग अलग, पूरी यंत्रणा वहां पर जाती है। स्कूल बंद होते हैं, बच्चों की शिक्षा पर पढ़ाई फर्क पड़ता है, शिक्षकों को वहां पे इन्वॉल्व होना पड़ता है, सुरक्षा दलों को वहां पर इन्वॉल्व होना पड़ता है, नेताओं को इन्वॉल्व होना पड़ता है। नेता जो है अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे। हर आदमी जो है इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। अगर एक बार इलेक्शन हो जाए तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी राहत लोगों को भी मिलेगी, जो हर वक्त नए नए इलेक्शन के लिए सामने जाना पड़ता है, वोट देना पड़ता है। और मुझे लगता है कि ये इलेक्शंस, ये वन नेशन वन इलेक्शन जरूरी क्यों है? पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी के मार्गदर्शन में एक समिति स्थापन हुई। उस समिति के अलग अलग ऑब्जर्वेशंस थे कि वहां पर अगर हम आज वन नेशन वन इलेक्शन करते हैं तो हमारे देश के जीडीपी 1.5% ऑफ द जीडीपी बढ़ जाएगा, जो होता है 4.5 लाख करोड़। ये 4.5 लाख करोड़ जो है लोगों की शिक्षा और स्वास्थ्य में हम लोग उपयोग कर सकते हैं। तो अलग अलग इसके ऑब्जर्वेशन है, अलग अलग इसके फायदे हैं। मुझे लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन होने के बाद एक यंत्रणा पर जो लोड है वो लोड बड़े पैमाने पर कम हो जाएगा और लोगों को भी एक राहत मिलेगी। बहुमत नहीं है तो क्या है, आज वोटिंग तो हुआ, बहुमत से ही आज बिल पारित हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ और इसके बाद अभी जेपीसी में गया है बिल। इसके ऊपर चर्चा होगी और उसके बाद पूरे बिल पर चर्चा इस सदन में होकर बिल पास होगा। नहीं, ये कैसे एंटी डेमोक्रेटिक है, कैसे एंटी फेडरलिज्म है? इसके पहले भी 1952 में, 1957 में, 1962 में, 1967 में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ हो चुका है। कि पहले से ही ये परंपरा थी। हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने इसको कानूनी रूप दिया ताकि ये बाध्यता हो जाए, क्योंकि उसके बाद की जो परंपरा हुई, जो मध्यावधि चुनाव ये वो, इसके कारण वो पूरा चेन गड़बड़ा गया। तो इसलिए और कई फायदे होते हैं। एक बार अगर देश में चुनाव होगा तो कई लाभ होता है। देखिए, पूरे देश का पैरामिलिट्री, पूरे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की पुलिस चुनाव में व्यस्त हो जाती है। महीनों महीनों चुनाव चलता है, सारा लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो जाता है। पैसे का अपव्यय होता है। कितना पैसा खर्च होता है चुनाव में, ये होता है। विकास का काम बाधित हो जाता है। पूरा राज्य का प्रशासन, केंद्र का प्रशासन, इस राज्य के अधिकारी उस राज्य में, उस राज्य के अधिकारी उस राज्य में ऑब्जर्वर बन के जाते हैं। पूरा विकास का काम ठप हो जाता है। तो इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको कानूनी रूप देने का काम किया और न ही कहीं से यह संघीय ढांचा जो है इस देश का, उस पर कोई प्रभाव डालता है और न ही यह संविधान विरोधी है। कोई सौगात नहीं दी। देश के प्रधानमंत्री जी को सबसे प्रमुख मांग आज के दिन अगर कोई थी, जो उम्मीद राजस्थान की जनता कर रही थी, वो कर रही थी कि इस ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करके 90% पैसा केंद्र की सरकार देवे। जो देश के प्रधानमंत्री ने 2 बार कहा था कि ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दूंगा, और वो आज की तारीख में डबल इंजन की सरकार होके भी वो नहीं करके गए। जो यमुना जल समझौते की एमओयू की बात कर रहे हैं, उसके लिए एक वर्ड नहीं बोला, बल्कि झूठ बोला
कि जो नर्मदा का पानी है हनुमानगढ़ में, चूरू में, झुंझुनू में आएगा, नर्मदा का पानी कहाँ आएगा? पीने का पानी जालोर, बाड़मेर में, उस साइड में 2-3 जिलों में आ रहा है। इसके अलावा इनका क्या योगदान है? आज जब 8 से 13 हमारी कांग्रेस की सरकार थी तो सुजानगढ़ हो, लक्ष्मणगढ़ हो, खेतड़ी हो, हजार करोड़ के प्रोजेक्ट करके इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पानी ला करके काम किया था। उसके बाद में हमारी सरकार थी तो 2022 जुलाई के अंदर 8,500 करोड़ के लगभग की परियोजना की वित्तीय स्वीकृति जारी हो गई थी और उसके बाद में उसी पैसे का जो है वो व्यवस्था कर दी गई थी, मैनेजमेंट हो गया था। उसी को दोबारा उन्होंने अभी इस बजट में इस बीजेपी की सरकार ने बोला है। तो इनका क्या है? जो वित्तीय स्वीकृति हो गई, फाइनेंस से हो गया, केंद्र का हिस्सा तय हो गया, स्टेट गवर्नमेंट ने हिस्सा दे दिया, वो 8,500 करोड़ के लगभग हमने कर दिया। तो इन्होंने कौन सा पानी की परियोजना की सौगात दी? मेरे समझ के बाहर की बात है। प्रमुख डिमांड यही थी कि राष्ट्रीय परियोजना घोषित हो और उसका पैसे की घोषणा प्रधानमंत्री जी करके जाएं। वो नहीं करके गए हैं। कह रहे हैं हमारे यहां उस टाइम पेपर लीक होते थे, आज नहीं होते। आज पेपर हो ही नहीं रहे ना। जो बच्चे हैं, बेरोजगार हैं, वो उनको छला गया है। आप देखिए कि 1 लाख को नौकरी दे देंगे इस साल में। ये फरवरी में बजट आ जाएगा, 1 महीना बाकी है। 75,000 की अभी अनाउंसमेंट की है, उसमें से 6,000 नौकरियां, बाकी तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, वो भी संविदा पे है। तो पेपर करा नहीं रहे, नौजवानों को नौकरी दे नहीं रहे, किसानों को कोई जो एमएसपी की गेहूं की 2700 रुपए की बात की थी वो भी नहीं दे रहे हैं। जो दूसरे वादे किए थे वो भी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। पेट्रोल के लिए खुद देश के प्रधानमंत्री ने कहा था हरियाणा के बराबर रेट कर देंगे। आज भी 11 रुपए 34 पैसे का फर्क है राजस्थान और हरियाणा में प्रति लीटर पेट्रोल के अंदर। तो कर कुछ नहीं रहे, केवल थोती वाई कर रहे हैं, विज्ञापन दे रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं। राजस्थान की जनता को प्रधानमंत्री जी ने निराश किया है। अब कह रहे हैं कि साहब मध्य प्रदेश से आज एमओयू हुआ है, एमओयू जो भी। तो आप मुख्यमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि आपने विधानसभा में जो घोषणा की थी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचाई थी, दिल्ली गए थे, वहां पर मंत्रियों के साथ आपने फोटो खिंचवाई थी और मध्य प्रदेश ने अपना सुप्रीम कोर्ट में हमारे खिलाफ लिया हुआ स्टे हटा लिया। तो वो कौन सा समझौता था जिससे राजस्थान के हितों को आप गिरवी रख के आए थे? वो आप क्लियर कीजिए, तब पता चलेगा कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। तो ये जो कागजी वाई की बातें कर रहे हैं, सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, इसके अलावा करना धरना इनके पास में कुछ भी हो नहीं। चाहे नौजवान हो, किसान हो, मातृशक्ति हो, चाहे हर वर्ग परेशान है इसमें। और ये जो है वो जश्न मना करके और चले गए, लेकिन राजस्थान को खाली हाथ रखा है। आने वाले समय में आप बताइए, पंचायती राज नगर निकाय में प्रशासक लगा रहे हैं, मतलब 5 साल बाद में कानूनी प्रावधान है उसको नहीं कर रहे। एक 1 नेशन 1 इलेक्शन की बातें कर रहे हैं। ये कोई पास हो जाएगा क्या बिल? ये महिला आरक्षण जैसे लागू हुआ है ना, वैसा ये बिल पारित होगा। केवल नए नए पाखंड करते हैं, नए नए इस तरीके के प्रोपेगेंडा करते हैं, जिससे मूल मुद्दों से ध्यान देश के लोगों का, प्रदेश के लोगों का हट जावे और इनको कोई चैलेंज नहीं हो। सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, धनबल का दुरुपयोग कर रहे हैं और सत्ता लूटने का काम कर रहे हैं, लेकिन जो वादे करते हैं वो नहीं निभा रहे हैं।